नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए ज्योग्राफी का सेकंड पेपर। दोस्तों ज्योग्राफी का सेकंड पेपर बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो आज की क्लास दोस्तों वन वीक सीरीज को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में रहेगी। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज की क्लास में निबंधात्मक प्रश्नों पर अध्ययन करने वाले जो भी निबंधात्मक प्रश्नों में से दोस्तों बड़े बड़े सवालों में से जो भी सवाल इंपॉर्टेंट होंगे तो दोस्तों उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको समझाने की मेरी दोस्तों गारंटी है। दोस्तों पूरी मेरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की। तो दोस्तों आप भी ध्यान लगाकर देखें और समझने की कोशिश करें। दोस्तों ये विश्वास के साथ में दोस्तों अंत तक जुड़े रहे कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों आप जो भी पिछली क्लासें हो चुकी है उन क्लासों को अटेंड कर लेवे। जैसे कि अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक सवालों पर दोस्तों डिस्कशन हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि डिस्कशन हो चुका है दोस्तों। लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक दोनों की क्लासें दो वीडियो ऑलरेडी दोस्तों 50-50 मिनट के वीडियो बन चुके हैं। तो दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और वहां पर आपको मिलेगा बीए फर्स्ट ईयर भूगोल का पार्ट। तो वहां पर दोस्तों आपको बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी। तो आप वहां पर आप दोस्तों जरूर क्लासों को अटेंड कर लेवे। चलिए निबंधात्मक प्रश्नों में से इंपॉर्टेंट पहला सवाल लेते हैं। दोस्तों आज की क्लास में पहला सवाल रखा है, सेकंड नंबर सवाल है दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों का। एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि भारत के हिमालय अफवाह प्रणाली को समझाइए। भारत की जो हिमालय अफवाह प्रणाली है तो उसको समझाना है दोस्तों। सवाल बहुत सारे पूछेंगे दोस्तों, क्लास बहुत बड़ी रहेगी लेकिन आपको अंत तक जुड़े रहना है। बहुत ही अच्छी क्लास है दोस्तों। आपको मेरी पूरी कोशिश रहेगी समझाने की। दोस्तों आप भी समझने की कोशिश कीजिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की। दोस्तों भारत के हिमालय अफवाह प्रणाली पर जितने भी दोस्तों पॉइंट है, जितनी भी व्याख्या उसको पढ़कर आपको समझाने की दोस्तों गारंटी है। भारत के अफवाह प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। भारत के अफवाह प्रणाली का विस्तृत वर्णन करना, यानी कि भारत में कितने प्रकार की और कितनी अफवाह प्रणालियां हैं तो उन प्रणालियां, उसकी नदियों और उसका विस्तृत वर्णन करना है। फिर प्रायद्वीपीय भारत के ऊंचावच एवं अफवाह प्रणाली की विवेचना कीजिए। दक्षिण भारत व उत्तरी भारत की नदियों की तुलना कीजिए। उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय में प्रवाहित होने वाली नदियों की विशेषताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये सवाल बहुत सारे दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों मैं एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत की अफवाह प्रणाली कितनी है। भारत में अफवाह प्रणाली कितने प्रकार की है, उसके प्रकार कितने हैं, उसकी प्रकृति था, उसकी विशेषता क्या है अफवाह प्रणाली की। तो दोस्तों किसी भी हम देश की बात करें तो उस देश की अफवाह प्रणाली है तो उसकी धरातलीय संरचना, किसी भी देश की धरातलीय संरचना, भूमि की ढाल। दोस्तों भूमि किस प्रकार है, किस दिशा से किस दिशा में उस भूमि का ढाल है तो उसके आधार पर अफवाह प्रणाली होगी। उसकी संरचना, नियंत्रण, चट्टानों का स्वभाव किस प्रकार का, ऊंचे नीचे किस प्रकार की चट्टानें हैं, विवर्तन क्रियाओं, जल प्रवाह के वेग अफवाह क्षेत्रों के भूगर्भिक इतिहास पर निर्भर करता है। भारत के अफवाह क्षेत्र को अग्रलिखित प्रकारों में बांटा गया है। दोस्तों पहला भारत का अफवाह क्षेत्र है वो है हिमालय क्षेत्र का अफवाह क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? हिमालय क्षेत्र का अफवाह तंत्र। यह उत्तर भारत का सर्वप्रमुख अफवाह तंत्र है। दोस्तों कौन सा? हिमालय का जो अफवाह तंत्र है ये उत्तर भारत का, हमारे भारत का उत्तर भारत है, उत्तरी भाग है तो उसका सर्वप्रमुख अफवाह तंत्र कौन सा है? हिमालय। दोस्तों हिमालय क्षेत्र का अफवाह तंत्र, इसे उत्तरी भारत का अफवाह तंत्र अथवा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हिमालय क्षेत्र का अफवाह तंत्र अनुगामी नहीं है। कैसा? अनुगामी नहीं है। हिमालय की कुछ नदियां अफवाह अधिकांशतः पूर्वी दोस्तों हिमालय की कुछ नदियां हैं, हिमालय से होकर बहने वाली कुछ नदियां हैं तो उसका जो अपवाह है यानी कि बहती कहाँ पर है तो वो कहाँ पर बहती है दोस्तों? पूर्व अपगाह है। तो दोस्तों पूर्वी अपगाह, पूर्ववर्ती अपगाह की बात करें कि हिमालय की जो अधिकांश नदियां हैं तो वो किस तरफ बहती है तो पूर्व की ओर बहती है, यानी कि पूर्वगामी अपवाह की तरफ है। तो कौन कौन सी दोस्तों पूर्वगामी अपवाह की और कौन कौन सी नदियां बहती है? हिमालय से बहने वाली पूर्व की ओर बहने वाली नदियां सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी की सहायक, अरुण आदि नदियां इस प्रकार की पूर्व अपवाह वाली नदियां है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक है अक्रमवर्ती अथवा क्रमहीन अफवाह। दोस्तों हिमालय से निकलने वाली अक्रमवर्ती अथवा क्रमहीन अफवाह, क्रमहीन यानी कि दिशा फिक्स नहीं, उसकी क्रमहीन अफवाह है। कौन कौन सी है वो भी? ब्रह्मपुत्र की सहायक दोस्तों दिहांग, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां जैसे कि दिहांग है, लोहित नदियां क्रमहीन जल अफवाह क्षेत्र बनाती है। कौन कौन सी दोस्तों नदियां दे रखी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां ये दिहांग है, लोहित नदियां हैं। ये कैसी है दोस्तों? क्रमहीन, इसका कोई क्रम नहीं, इस नदियों का कोई क्रम नहीं है क्योंकि ये नदियां विपरीत दिशा में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। हिमालय प्रदेश में इस प्रकार के
अनेक उदाहरण मिलते हैं दोस्तों। हिमालय में इस प्रकार के अनेक प्रकार के उदाहरण मिलते हैं जो कि कैसे, यानी कि क्रमहीन तरीके से बहती नदियां हैं। इनमें हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियां दोस्तों, इसमें से हिमालय में प्रवाहित होने वाली नदियां ने उत्तर में प्रवाहित होने वाले नदियों के जल का हरण किया है दोस्तों। आगे बढ़ते, खंडित या फिर आंतरिक अफवाह। हिमालय से निकलने वाला एक और अफवाह है, कौन सा है? खंडित या फिर आंतरिक अफवाह दोस्तों। हिमालय अफवाह अनेक स्थितियों व विपरीत होता है दोस्तों। अनेक स्थितियों में हिमालय का अफवाह है वो विकसित होता है। कैसा होता है? विकसित स्थितियों में विकसित होता है। उत्तरी भारत में हिमालय के पाद प्रवेश में उतरने वाली अनेक नदियां जैसे कि भाबर है, केकड़ है, कंकड़ है, भाबर है, कंकड़ है, पत्थर है और बजरी युक्त धरातल के लुप्त हो जाती है और आगे जाकर पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती है, तो इसे खंडित या फिर अंतरायिक अपवाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है अंत स्थलीय अपवाह। कैसा क्षेत्र? हिमालय से निकलने वाला अंत स्थलीय अपवाह राजस्थान के दोस्तों राजस्थान के रूप में नारायण, मेढा, जोजरी, सुकड़ी आदि नदियां अपने उद्गम स्थल से प्रवाहित होकर समुद्र में पहुंच नहीं पाती दोस्तों, पहुंच भी नहीं पाती है, यानी कि अपने स्थान से शुरू होकर समुद्र में नहीं पहुंच पाती ये नदियां। नारायण है, मेढा है, जोजरी, सुकड़ी आदि नदियां हैं वो अपने उद्गम स्थान से प्रवाहित होकर समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। ये मरुस्थलीय भाग में विलुप्त हो जाती है दोस्तों। ये मरुस्थल भाग में, ये अंत स्थलीय अपवाह क्षेत्र है तो ये क्या है? मरुस्थलीय भाग में ही क्या विलुप्त हो जाती है। तो इस अंत स्थल अपवाह कहते हैं दोस्तों, इसे अंत स्थल अपवाह के नाम से जानते हैं। उत्तरी कश्मीर व दक्षिणी पूर्वी असम में भी अंत स्थलीय अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। उत्तरी कश्मीर और दक्षिण पूर्वी असम में भी दोस्तों अंत स्थलीय अपवाह क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों। पांचवा है समांतर अपवाह। हिमालय से निकलने वाला कौन सा अपवाह? समांतर अपवाह। गंगा के उत्तरी मैदान की नदियां दोस्तों ये समांतर अपवाह क्षेत्र रखती है। अगला पॉइंट है आयताकार अपवाह। किस प्रकार का? हिमालय से निकलने वाला आयताकार अपवाह। कोसी और उसकी सहायक नदियां आयताकार अपवाह रखती है। कैसी? कोसी और उसकी सहायक नदियां वो आयताकार अपवाह रखती है दोस्तों। अगला ब पॉइंट है, हमने अ पॉइंट में पढ़ा। अ पॉइंट में हिमालय क्षेत्र का अपवाह क्षेत्र, भारत में हिमालय क्षेत्र का अपवाह क्षेत्र पढ़ा, लेकिन अब दूसरा ब पॉइंट में पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्रों को पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भूभाग एक अति प्राचीन पठार है। प्रायद्वीपीय भूभाग है वो एक अति प्राचीन भूभाग है, अति प्राचीन पठार है। यहाँ नदियों ने चौड़ी उथली घाटियों का निर्माण किया है, क्योंकि यहाँ लंबवत अपरदन कम तथा पार्श्विक अपरदन अधिक होता है दोस्तों। यह एक पार्श्विक भूभाग का एक क्या क्या है? प्राचीन पठार थे। प्रायद्वीपीय भूभाग का एक अति प्राचीन पठार है। यहाँ नदियों ने चौड़ी उथली घाटियों का निर्माण किया है। प्रायद्वीपीय अपवाह क्षेत्र में नदियों ने चौड़ी उथली घाटियों का निर्माण किया है, क्योंकि यहाँ पर लंबवत अपरदन कम तथा पार्श्विक अपरदन ज्यादा होता है। प्राय सभी नदियाँ अनेक आधार तल को प्राप्त कर चुकी दोस्तों। प्राय अनेक प्रकार की नदियां हैं वो अपने आधार स्थल को प्राप्त कर चुकी है, अतः इसका अपरदन कार्य अब नगण्य रह गया है। दक्षिणी अथवा प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित प्रकार के दक्षिणी दोस्तों, दक्षिणी भारत में दोस्तों दक्षिणी और साथ ही साथ में प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित ये अपवाह तंत्र दक्षिणी में और प्रायद्वीपीय भारत में, एक तो अनुगामी अपवाह तंत्र है, तो ये भी दोस्तों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का दोस्तों एक रूप है। तो दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र प्रमुख रूप से अनुगामी अपवाह तंत्र है दोस्तों। अनुगामी अपवाह तंत्र दक्षिणी भारत का जितना भी अपवाह तंत्र है तो वो अनुगामी अपवाह तंत्र है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ दोस्तों पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की तरफ जाती, पश्चिमी घाट से लेकर दोस्तों पूर्व की तरफ जाती हैं। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां धरातलीय ढाल व संरचना के अनुसार बहती है। पेरियार, पेन्वी आदि नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी की ओर जाती है दोस्तों, पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर जाती है, पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश क्षेत्रों से होकर बहती है। यह भ्रंश क्षेत्र विंध्याचल श्रेणी के समांतर है दोस्तों। ये भ्रंश क्षेत्र है तो ये भ्रंश क्षेत्र विंध्याचल श्रेणी के समांतर है। विद्वानों का मानना है कि इस भ्रंश क्षेत्रों का आविर्भाव हिमालय पर्वत की निर्माणकारी हलचलों के समय हुआ है। इन भ्रंश क्षेत्रों में नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले इस पॉइंट की ओर कि अगला है प्रवर्ती अपवाह।
प्रायद्वीपीय अपवातंत्र का दोस्तों अगला भाग है प्रवर्ती अपवाह। दोस्तों दक्षिणी प्रायद्वीपीय में उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की तरफ है। दक्षिणी जो प्रायद्वीप है तो उसके उत्तरी भाग का ढाल है वो उत्तर की तरफ है, इसलिए विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत क्रम से निकलने वाली नदियां उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हुई यमुना और गंगा में मिल जाती है। संबल, केन, सिंधु, बेतवा और सोन नदियां उल्लेखनीय है यहाँ की। ये नदियां अपवातंत्र बनाती है, ये नदियां प्रवर्ती अपवातंत्र बनाती है। दोस्तों आगे बढ़ते उत्तर भारत की प्रमुख नदियां के बारे में। दोस्तों उत्तर भारत की प्रमुख नदियां और प्रवाह प्रणाली के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत का जो उत्तरी भाग है उसमें प्रमुख नदियां कौन कौन सी है और उसकी प्रवाह प्रणाली किस प्रकार की है, तो उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो शिवालिक पहाड़ियों के निर्माण के फलस्वरूप उत्तरी भारत का अपवातंत्र निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित, यानी कि दोस्तों शिवालिक पहाड़ियों का जब निर्माण हुआ तो उसके फलस्वरूप उत्तरी भारत के अपवातंत्र को 3 भागों में विभाजित हो गया। पहला सिंधु नदी तंत्र, उत्तरी भारत में पहला है सिंधु नदी तंत्र। यह विश्व की सबसे बड़े अपवातंत्रों में से एक है। दोस्तों सिंधु अपवातंत्र है वो विश्व के सबसे बड़े अपवातंत्रों में से एक है। इन तंत्रों की नदियां पश्चिम हिमालय प्रदेश का एक अरब सागर में प्रवाहित करती है। दोस्तों इन तंत्रों की जो नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां हैं तो ये पश्चिमी हिमालय प्रदेश का जल अरब सागर में प्रवाहित करती है। सिंधु नदी की प्रमुख नदियां निम्नलिखित। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। पहली है सिंधु नदी की प्रमुख नदी, तो पहली आएगी सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु का अर्थ है सागर, सिंधु का अर्थ हुआ सागर, अर्थात वर्षा ऋतु में यह नदी बाढ़ के रूप में सागर जैसी विशाल हो जाती है। यह नदी लद्दाख श्रेणी की उत्तरी भाग में 5000 मीटर ऊंचाई से निकलती है। दोस्तों इस महान नदी को अलंगी, कांगड़ी, तिरिचमिरी, गसेर, ब्रह्म, समेर, ब्रह्म, केटू, रकापोसी, नंगा पर्वत आदि शिखरों से हिमनद का जलप्रपात होता है। दोस्तों हिमनद का जल है वो प्राप्त होता है। कैलाश चोटी के दूसरी तरफ से सिंगी, खबाव और दक्षिण की तरफ से गर्तंगचू नाम नदियां इसमें आकर मिलती है। तो दोस्तों इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो 3825 किलोमीटर इस सिंधु नदी की क्या है लंबाई है, तथा इसका क्षेत्र 9.6 लाख वर्ग किलोमीटर इस सिंधु नदी का क्षेत्र है। और इस सिंधु नदी की लंबाई 3880 वर्ग किलोमीटर इसकी दोस्तों क्या लंबाई है, और 9.6 लाख है वो किलोमीटर इस सिंधु नदी का क्या है क्षेत्रफल है। भारत में यज्ञ 1834 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। दोस्तों भारत में ये 1134 किलोमीटर की लंबाई में बहती है तथा 11,07,844 वर्ग किलोमीटर भूमि का जल बहकर ले जाती है। दोस्तों अगली नदी है सतलज या फिर शतद्रु नदी। दोस्तों सतलज या फिर शतद्रु नदी, तो ये उत्तरी भारत का दूसरा अपवातंत्र है। दूसरी नदी उत्तरी भारत में बहने वाली पहली सिंधु नदी है, और सिंधु नदी का अगला भाग है सतलज या फिर शतद्रु नदी। यह नदी कैलाश पर्वत के दक्षिण ढालों पर मानसरोवर झील के निकट 5000 मीटर की ऊंचाई से राक्षस ताल नामक स्थल से निकलती है। तिब्बत में यह नदी दोस्तों ये सतलज या फिर सतलज नदी है। ये सतलज नदी कैलाश पर्वत के दक्षिण ढाल पर मानसरोवर झील के निकट 5000 किलोमीटर की ऊंचाई से राक्षस ताल नामक स्थान से इस सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल नामक स्थान से होता है। और ये तिब्बत में यह नदी 180 से 200 मीटर ऊंचे किनारे वाले बहुत ही संकड़े भाग में बहती है। राक्षस ताल से सिपकी नामक स्थान तक नदी की दिशा उत्तर पश्चिम की तरफ रहती है। यहाँ नदी की घाटी में काफी गहराई तक कांप मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो ये नदी बहती है सतलज नदी, जो इसमें कांप मिट्टी पाई जाती है, यहाँ से यह दक्षिण की तरफ मुड़ती है, और हिमालय को काटकर गहरा खड्डू बनाती है। दोस्तों गहरा
खड्डू बनाती है, जो कि कहीं कहीं 915 मीटर गहरा है। इस भाग में अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है। ये नदियां भारत के 1050 किलोमीटर लंबाई में बहती है। दोस्तों ये नदियां हैं वो 1050 किलोमीटर भारत में अगल बहती है। इसका अफवाह क्षेत्र दोस्तों, इस सतलज नदी का अफवाह क्षेत्र 24,800 दोस्तों 24,087 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तो दोस्तों अगला है झेलम नदी। झेलम या फिर विस्तृता नदी, झेलम या फिर विस्तृता नदी, सीधे सीधे कह दो दोस्तों झेलम नदी। उत्तर भारत की नदी है झेलम नदी के बारे में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं कि ये नदी दोस्तों झेलम नदी है वो ये नदी भारत में विस्तृता कहलाती है। क्या कहलाती है? भारत में इसको झेलम नदी को विस्तृता कहा जाता है। यह नदी कश्मीर में शेषनाग झील से मिलकर 212 वर्ग किलोमीटर तक बहती हुई वल्लूर झील में मिल जाती है। दोस्तों ये नदी है वो भारत में तो विस्तृता नदी के नाम से जानी जाती है। और ये नदी, ये झेलम नदी है वो कश्मीर के दोस्तों शेषनाग झील में, कश्मीर की एक झील है शेषनाग झील में मिलकर 212 किलोमीटर बहती है और वल्लूर झील में मिल जाती है। इस मार्ग में यह मुख्य हिमालय और पीर पंजाल की श्रेणियों के बीच में बहती हुई कश्मीर की घाटी को सोचती है, कश्मीर घाटी को सिंचती है दोस्तों, कश्मीर घाटी को सिंचती है। और इसी कारण इसे कश्मीर की हरी भरी सुखद घाटी भी कहा जाता है। दोस्तों इसको हरी भरी सुखद घाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदियां हैं वो इस मार्ग में यह मुख्य हिमालय और पीर पंजाल की श्रेणियों के बीच में से होकर निकलती है और कश्मीर को सिंचती है। दोस्तों ये मुख्य हिमालय और पीर पंजाल की श्रेणियों के बीच में से होकर निकलती है और इसी के कारण दोस्तों ये कश्मीर की घाटियां दोस्तों सिंचाई हो जाती है यहाँ की। और इसी के कारण दोस्तों इसको कश्मीर की हरी भरी सुखद घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बारामूला से आगे जाकर पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले अत्यंत गहरी घाटी बनाती है, जो 2130 मीटर गहरी है। आगे जाकर किशनगंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई दोस्तों 400, झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? 400 किलोमीटर है। कितनी कुल लंबाई की बात हो रही है दोस्तों? 400 किलोमीटर है। और अफवाह क्षेत्र इसकी बात करें तो 28,490 वर्ग किलोमीटर है। किसका? झेलम नदी का अफवाह क्षेत्र है 28,490 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं चिनाब या फिर चंद्रभागा नदी। आपको तो इसने दोस्तों ये भी सवाल भूगोल में आपने देखा होगा, ठीक है, जीके पढ़ते होंगे तो इस चंद्रभागा नदी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। दोस्तों आप तो वैसे ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो इतना तो आप जरूर जानते होंगे इन सारी नदियों के बारे में कि कौन सी कहाँ से निकलती है और किस प्रकार है। तो यह नदी लाहुल में बड़ा लांसा दर्रे के विपरीत दिशा में चंदा तथा भागा नामक नदियों के रूप में हिम नदों से निकलती है। दोस्तों ये चंद्रभागा नदी है, यह नदी लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे की विपरीत दिशा में दोस्तों चंदा तथा भागा नामक नदियों के रूप में हिम नदों से निकलती है। ये दोनों नदियां टांडी नामक स्थान पर आपस में मिलकर चंबा जिले में उत्तरी पश्चिमी दिशा में एक लगभग 161 किलोमीटर दूरी तय करती है। भारत में इसकी लंबाई 180 किलोमीटर तथा अफवाह क्षेत्र 26,755 किलोमीटर है। इस चंद्रभागा नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों? 26,755 दोस्तों वर्ग किलोमीटर है। और इसकी चंद्रभागा नदी की लंबाई भारत में कितनी है? 180 वर्ग किलोमीटर है। इसका अफवाह क्षेत्र कुल की बात करें तो 26,755 दोस्तों वर्ग किलोमीटर इस चंद्रभागा नदी का अफवाह क्षेत्र है, ठीक है। अब आती है दोस्तों रावी नदी। उत्तर भारत की दोस्तों रावी नदी के बारे में बात करते हैं तो यह पंजाब की पंच नदियों में से सबसे छोटी नदी, पंजाब की पंच नदियों में से सबसे छोटी नदी कौन सी है? रावी नदी दोस्तों। यह कुल्लू पहाड़ियों से 4,000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कुल्लू पहाड़ियों की दोस्तों ये रावी नदी है। इसे पंजाब की पंच नदियों की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। और साथ ही साथ में कुल्लू पहाड़ियों से 4,000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कुल्लू पहाड़ियों से दोस्तों ये निकलती है कहाँ से? रावी नदी कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। यह धोलावीरा यानी कि ये रावी नदी है वो धोलावीरा पर्वतमाला के उत्तरी और पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण ढालों का जल बहाकर लाती है। किसका लाती है? धोलावीरा पर्वत की
उत्तरी पहाड़ियाँ और पंजाब श्रेणी की पहाड़ियों से ये अपना जल बहा कर लाती है। यह रावी नदी वो पठानकोट के निकट मैदान में उतरती, पठानकोट के निकट एक मैदान में उतरती है। इसकी कुल लंबाई 7,725 किलोमीटर है। इस रावी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 725 दोस्तों बहुत ही कम छोटी नदी है, क्योंकि ये पंजाब की पंच नदियों में से सबसे छोटी नदी क्यों है कि इसकी लंबाई क्या कम है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसका अपवा क्षेत्र की बात करें तो 25,957 वर्ग किलोमीटर इस रावी नदी का अपवा क्षेत्र 25,957 वर्ग किलोमीटर है और इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। आगे बस दोस्तों उत्तर भारत की नदी है व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि रावी नदी के स्रोत के निकट ही इस नदी का उद्गम होता है। दोस्तों रावी नदी का जो स्रोत है तो उसके निकट ही इस नदी का उद्गम होता है। अपने उद्गम स्थल से 9 किलोमीटर दूर यह कोटी दर्रे से दोस्तों होकर बहती है। कोटी दर्रे से अपने उद्गम स्थल से 9 किलोमीटर दूर जाकर दोस्तों ये कोटी दर्रे से होकर बाहर निकलती है और धौलावीरा पर्वत को काटकर यह कुल्लू, मंडी, कांगड़ा जिलों में बहती हुई कपूरथला और अमृतसर जिलों में प्रवाहित होती है। कपूरथला के पास में सतलज नदी मिल जाती है। दोस्तों कपूरथला के पास में इस व्यास नदी में सतलज नदी मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 470, व्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और इसका कुल अपवा क्षेत्र की बात करें तो 25,900, व्यास नदी का अपवा क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो दोस्तों अगली सेकंड नंबर आती है गंगा नदी। दोस्तों पहली हमने पढ़ी सिंधु नदियाँ और सिंधु नदियाँ के आसपास की जो नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ा। अब आ रही है मुख्य नदी उत्तर भारत की गंगा नदी। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण उपवा तंत्र। गंगा नदी भारत का सबसे महत्वपूर्ण उपवा तंत्र है। इससे देश का लगभग 1/4 भाग जल प्राप्त होता है। देश को 1/4 जल गंगा नदी से भारत के देश पूरे देश को 1/4 जल की प्राप्ति गंगा नदी से होती है। इस उपवा तंत्र के क्षेत्र में भारत की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों ये गंगा नदी के किनारे और इसके भरोसे 40% भारत की जनसंख्या निवास करती है। गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ, पहली दोस्तों गंगा नदी में गंगा नदी खुद आएगी। तो यह उत्तर भारत की सबसे प्रमुख व हिंदू धार्मिक नदी, कौन सी? हिंदू धार्मिक नदी गंगा नदी, आप जानते भी होंगे। इसके अपवा प्रदेश में भारत के सबसे घने बसे उपजाऊ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदियों के रूप में होता है। दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदियों के रूप में इस गंगा नदी का उत्पत्ति होती है। अगली है तिब्बत की सीमा के निकट 7,800 की ऊंचाई से अलकनंदा नदी गढ़वाल से निकलती है। भागीरथी नदी की तुलना में अलकनंदा नदी में जल की मात्रा अधिक रहती है। अलकनंदा की 2 प्रमुख धाराएं धौली और विष्णु गंगा है। दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों के रूप में दोस्तों गंगा नदी आगे आकर बहती है, गंगा नदी के नाम से कहलाती है। और साथ ही साथ में दोस्तों भागीरथी में ये अलकनंदा नदी है तो इसमें जल ज़्यादा हो और भागीरथी में जल है वो कम है, ये दूसरी बात है। दोस्तों अगला है कि अलकनंदा की 2 प्रमुख धाराएं धौली और विष्णु है। दोस्तों अलकनंदा की 2 प्रमुख धाराएं बहती है। तो पहली एक धारा का नाम है विष्णु और दूसरा का है धौली, ठीक है, जो कि विष्णु के प्रयाग के पास आपस में मिलती है। इसके विष्णु के प्रयाग के पास में ये विष्णु और धौली ये दोनों आपस में मिलती है। इसके बाद में अलकनंदा मध्य हिमालय के प्रमुख गहरे खड्डे में होकर बहती है। इसके एक तरफ नंदा देवी और दूसरी तरफ बद्रीनाथ की ऊंची चोटियाँ। दोस्तों इस जो हिमालय है तो इसके बाद में अलकनंदा मध्य हिमालय के प्रमुख दर्रे अलकनंदा नदी है ना, तो ये हिमालय के प्रमुख गहरे खड्ड से होकर ये बहती है, गुजरती है। और इसके एक तरफ तो क्या है, नंदा देवी का मंदिर है और एक तरफ हिमालय के एक तरफ इस अलकनंदा नदी हिमालय के एक खड्ड से होकर गुजरती है। तो इस खड्ड के एक और तो है नंदा देवी का मंदिर और एक तरफ है बद्रीनाथ का ऊंची चोटियां हैं। इसकी एक अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो पिंडार हिमनद से निकलकर कर्णप्रयाग अमलानंद अलकनंदा से मिलती है। इसमें आगे चलकर बद्रीनाथ के दक्षिण की तरफ रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। दोस्तों उत्तर भारत की अगली नदी है गंगा नदी का डेल्टा। गंगा नदी के डेल्टा में यमुना नदी,
रामगंगा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, काली या फिर शारदा नदी। अगला है घग्गर या फिर करनाली नदी, घाघरा या फिर करनाली नदी। दोस्तों अगली है राप्ती नदी और गंडक नदी। अगली है कोसी या फिर कोशिका नदी, दोस्तों कोसी की नदी। दोस्तों अगली नदी बहुत सिंपल ये चंबल नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट 616 मीटर ऊंची जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ में इसकी लंबाई की बात करें तो 965 वर्ग किलोमीटर इसकी 965 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेवता नदी है, फिर आगे है सोन नदी है, फिर दक्षिणी टोन या फिर तमसा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ये सभी नदियां दोस्तों ये दक्षिण उत्तर के नदियों के रूप में आती है। आगे है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कौन कौन सी है, ये भी सवाल पूछा गया है दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो ये सभी प्रायद्वीपीय पठार। बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वो कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो पहली नदी है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की पहली नदी गोदावरी नदी। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी व पवित्र नदी, दक्षिणी भारत दोस्तों, दक्षिणी भारत की दक्षिण में आया हुआ भारत है तो उस दक्षिणी भारत की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। जो कि पश्चिमी घाट महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से दक्षिण पश्चिम की तरफ त्र्यंबक नामक गांव से 1067 मीटर ऊंचाई से निकलती है। पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इन नदियों के मिलने के उपरांत गोदावरी नदी में जल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। पूर्वी घाटी में थोड़ी दूर तक तंग घाटी में बहने के उपरांत इतनी विस्तृत हो जाती है कि इसमें अनेक द्वीप बन जाते हैं। राजमहेंद्री के पास इसकी जलधारा 2.8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। यहाँ इसके आधार पर लगभग 4 किलोमीटर लंबा एनीकट बांध बनाया गया है। यहीं से त्रिकोणाकार डेल्टा प्रारंभ हो जाता है। इसका मुख्य डेल्टा गोदावरी अंत रिप नरसापटन बिंदु के मध्य फैला है। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया है कि उत्तरी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की विशेषता और उस विशेषताओं के बीच में दोस्तों अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, भारत हिमालय की नदियां एवं प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में अंतर, उत्तरी एवं दक्षिणी भारत की नदियों के बीच में तुलना। तो चलिए उत्तरी भारत की नदियां और दक्षिणी भारत की नदियां, हिमालय की नदियां, उत्तरी भारत की नदियों में हिमालय की नदियां, उत्तरी भारत में कौन आया है, उत्तर में कौन आया, भारत के उत्तर में हिमालय आया हुआ, तो हिमालय की नदियां। और दक्षिण में कौन आएगी, प्रायद्वीपीय नदियां आएंगी, प्रायद्वीपीय पठार आएगा, प्रायद्वीपीय नदियां दक्षिण में आई है। तो इनके बीच में दोस्तों अंतर को स्पष्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला अंतर आ रहा है कि दोस्तों उत्तरी भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम हिमालय के हिमाच्छादित प्रदेश अथवा हिम नदों से होता है। यानी कि उत्तरी भारत की जितनी भी नदियां, अधिकांश नदियां हैं, उत्तर भारत की जितनी भी अधिकांश नदियां, अधिक नदियां हैं, तो उसका उद्गम है वो हिमालय के हिमाच्छादित प्रदेश से अथवा हिम नदों से होता है। अतः इसको वर्ष पर्यंत जल प्राप्त होता है। अतः इस नदियों को, जो हिमालय से नदियां बहती है, तो उसको वर्ष पर्यंत यानी अनेक वर्षों तक दोस्तों जल वो प्राप्त होता रहता है। फिर दक्षिणी भारत की नदियों का उद्गम स्रोत पठारी भाग से होने के कारण ये केवल वर्षा ऋतु में ही जल आपूर्ति रहती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में ये प्राय सूखी रहती है। तो स्पष्ट पहला हो गया अंतर कि हिमालय की नदी है उसको वर्ष भर, हर वर्ष पर्यंत दोस्तों पानी मिलता रहता है। लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय भाग में आई है, तो ये पठारी भाग से दोस्तों नदियां प्रवाहित होती है, तो इसके कारण दोस्तों जल वर्षा ऋतु में इसको जल प्राप्त होता है, अन्यथा ये सूखी रहती है और ये हरी भरी हमेशा रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत की दूसरा अंतर है, उत्तरी भारत की हिमालय से निकलने वाली घाटी, उत्तरी भारत की हिमालय से निकलने वाली घाटी वाली नदियां अपरिपक्व युवावस्था में अलावा ये अभी भी अपने घाटियों के विस्तार में संलग्न है। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां, वो दक्षिणी भारत की नदियां प्राचीन है, दक्षिणी भारत की नदियां प्राचीन है, इसकी चौड़ी और छिछली है तथा जल प्रांतों के इसका ढाल बहुत ही साधारण पाया जाता है। वह अधिकतर नदियां अपने आधार तल को प्राप्त कर लिया है। चलिए दोस्तों तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़े। उत्तर भारत की नदियां हैं, उत्तरी भारत की नदियां पर्वतीय, मैदानी व डेल्टाई खंड में विशिष्ट स्थल रूपों का विकास करती है। दक्षिण भारत की नदियां अधिकांश धरातल पर प्रवाहित होती है।
उनके मैदानी डेल्टाई खंड अधिक विस्तृत पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगले अंतर की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ईजी होगा तो उन्हीं को देखेंगे। दोस्तों आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंचाई और नाव चलाने की सुविधा पाई जाती है। हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं तो उसे से सिंचाई और नाव चलाने की दोस्तों क्या सुविधा पाई जाती है। और दक्षिणी भारत की नदियां नावें चलाने की दृष्टि से अनुपयोगी है। केवल डेल्टाई भागों में ही नावें चलाई जाती है तथा सिंचाई के लिए उपयोग में किया जा सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला अंतर देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने मार्ग में बहुत कम जल प्रपात बनाती। हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो अपने मार्ग में जल प्रपात बहुत कम बना पाती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की प्राय नदियां होती है वो सभी नदियां पठारी भाग से उतरते ही मार्ग में दोस्तों झरने बनाती है, जिसका उपयोग दोस्तों विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए किया जाता है और वहां पर डेल्टे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियों की विशेषताएं। जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां हैं तो उनकी विशेषता क्या है, तो ये सवाल आपको पूछा भी गया था दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियों की विशेषता लिखिए, तो इसको दोस्तों विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता है नदियों की लंबाई। दोस्तों दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं तो उसकी लंबाई बहुत ही अधिक है। तो तथा संख्या कम होना। उत्तरी भारत के मैदानों में अपेक्षा उत्तरी भारत के जितने भी मैदान है उसकी अपेक्षा दक्षिणी भारत की नदियां छोटी व कम संख्या में। दक्षिणी भारत की लंबाई है, दक्षिणी भारत की नदियों की लंबाई वो छोटी और बहुत ही कम संख्या में है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। इस कारण इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों पानी कम रहती है। चूंकि ये नदियाँ पहाड़ी प्रदेश से होकर बहती है, अतः कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जैसी नदियों भी नावें चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर दोस्तों दक्षिण भारत के से निकलने वाली नदियाँ छोटी होती है और साथ ही साथ में ये यहाँ पर वर्षा कम होती है दक्षिण भारत में, तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों ये नदियाँ सूखी अधिकतर रहती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर कावेरी, गोदावरी और कावेरी कृष्णा है नदियाँ हैं, तो इसमें नावें भी नहीं चलाई जाती है क्योंकि ये सूखी ज़्यादातर रहती है। एवं विषम पठारी धरातल यानी कि दोस्तों उबड़ खाबड़, दोस्तों ये नदियाँ तो बहती है लेकिन उबड़ खाबड़ नदियाँ बहती है दोस्तों। इनके कारण होने के कारण सामान्यतः गहरे नहरें भी नहीं निकाली जा सकती, नहरें भी नहीं निकलती यहाँ से क्योंकि दोस्तों उबड़ खाबड़ नदियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों का प्राचीन होना। दोस्तों नदियाँ दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं तो वो कैसी है, प्राचीन नदियाँ हैं, ठीक है। तो दक्षिणी भारत के प्राय सभी नदियाँ बहुत ही पुरानी हैं। दक्षिणी भारत की सभी प्राय नदियाँ हैं तो कैसी, बहुत ही पुरानी नदियाँ हैं। करोड़ों वर्षों से नदियां अपने मार्ग को काटती आ रही। दोस्तों करोड़ों वर्षों से नदियां अपने मार्ग को काटती हुई आ रही है, अतः इनकी धरातल को काटने की शक्ति दोस्तों ढाल क्रम के घटने से नष्ट हो जा चुकी है। इसकी नदियां दोस्तों छोड़ी है। दक्षिणी भारत की जितनी भी नदियां वो छोड़ी है दोस्तों, उसका भाग छोड़ा है, लेकिन कैसी है, छिछली नदियां के रूप में है। दोस्तों तीसरा इसमें पार्ट आता है पथरीला धरातल होना, यानी कि दोस्तों दक्षिणी भारत की जितनी भी नदियां हैं तो उसका कैसा पथरीला धरातल है। अब नदियां तो बहती है तो वो एक पर्वतीय धरातल के रूप में, यानी कि नदियां बहती है तो नदियों का जो धरातल होता है वो एक पथरीला धरातल है, ठीक है। तो वो पथरीला और उबड़ खाबड़ धरातल होना, तो ये भी दोस्तों उसकी अगली विशेषता आती है। धरातल के पथरीले होने के कारण धरातल के पथरीले होने के कारण जो पठारी भाग है तो उस पर गिरने वाला वर्षा का जल धरातल के अंदर न जाकर शीघ्र ही नदियों में प्रवाहित हो जाता है। यही कारण है कि पठारी भाग की नदियां आकस्मिक रूप से बाढ़ फैला। पठारी भाग की जैसे कि दक्षिणी भारत की जितनी भी नदियां हैं तो वो एक पठारी नदियों के रूप में आती है, पठारों पर बहती है, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत पानी आता है तो वो भी नदी का रूप, झरने का रूप ले लेता है। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर पानी जमीन के अंदर नहीं जाता, सीधे सीधे बहने लगता है। तो इस नदियों के कारण दोस्तों अचानक बाढ़ आने की क्षमता रहती है, आशंका रहती है, जो कि शीघ्र ही कम भी हो जाती है। चंबल, सोन, महानदी अधिक आकस्मिक एवं भयानक बाढ़ों के ऊपर प्रसिद्ध है। दोस्तों सोम नदी है, चंबल नदी है और महानदी है, तो अधिक और आकस्मिक भयानक बाढ़ों के रूप में दोस्तों ये प्रसिद्ध नदियां आती है। भारत के जल अफवाह तंत्र। दोस्तों ये भी सवाल पूछा गया था कि भारत के जल अफवाह प्रणाली का महत्व बताइए। भारत की जितनी भी जल अफवाह प्रणालियां हैं तो उसका दोस्तों हमारे भारत में महत्व क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। तो भारत के जल अफवाह तंत्र प्रणाली के महत्व, तो भारत के आर्थिक विकास में दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत के आर्थिक व्यवस्था क्या हुई, जैसे कि सड़क है, मकान है, पैसे है, तो ये किस में आते हैं, आर्थिक में आते हैं। तो भारत की आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आर्थिक विकास में नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह नदियां आदिकाल से मानव
की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का साधन रही है। सिंधु व गंगा नदी की घाटियों में भारत के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आर्य सभ्यता का जन्म हुआ। दोस्तों जो सिंधु और गंगा नदियां हैं, तो सिंधु और गंगा नदियों की घाटियों में भारत के दोस्तों मिलन मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, आर्य सभ्यता है, तो इसका जन्म यहीं पर होता है, यहीं पर हुआ है सिंधु और गंगा नदियों के किनारे। आगे नदियों द्वारा कृषि के लिए सिंचाई व जल प्रवाहों को विद्युत शक्ति ग्रहों का निर्माण करके विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों यहाँ की जो हम भारत के अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं और उसके महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, तो दोस्तों भारत की जो अपवाह तंत्र यानी कि जो नदियां हैं, तो वो नदियां दोस्तों जल प्रपात के रूप में विद्युत उत्पादन के लिए ये काम में आती है और सिंचाई के लिए ये नदियां काम में आती है। प्राचीन काल में नदियों द्वारा आंतरिक व्यापार होता प्राचीन काल में नदियों द्वारा आंतरिक व्यापार होता था, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक यातायात के साधनों के विकास हो जाने के कारण नदियां जल मार्ग का महत्व कम हो गया। दोस्तों जल मार्ग का महत्व यानी कि दोस्तों आजकल सुख सुविधा अधिक हो गई है, यानी कि सड़कों की व्यवस्था हो चुकी है धरातल पर, इसलिए यातायात की सुख सुविधा है दोस्तों पानी की अपेक्षा, जल की अपेक्षा, जल मार्ग की अपेक्षा अब तो क्या दोस्तों सड़कों वगैरह यानी कि जो भौतिक रास्ते हैं तो उसके लिए दोस्तों क्या हो गई है, महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, आगे नदियों से हमें पीने का स्वच्छ पानी, भवन निर्माण के लिए रेत, कांच उद्योग के लिए रेत व उसके रेतीले कणों से बहुमूल्य खनिज पदार्थ, सोना व चांदी प्राप्त होते हैं। नदियों का कृषि जन्म, दोस्तों नदियों का कृषि जन्म पैदावारों में महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों पैदावार भी अच्छी होती है नदियों के जल से, क्योंकि ये अपने द्वारा उपज मिट्टी बहाकर लाती है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। नदियों में मछलियां पालन, दोस्तों मछली पालन, नदियां होती है तो नदियों में मछली पालन विकसित करके खाद्य सामग्री भी प्राप्त की जा सकती है। भारत के प्राचीन नगरों के किनारे विकसित हुई है क्योंकि व्यापार करने में स्थिति सुधारक थी। इसके अलावा हमारे देश में व्यापार करने में स्थिति सुधारक कौन थी? नदियां थी। हमारे भारत देश में नदियों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है दोस्तों, जैसे कि गंगा नदी, तो गंगा नदी का दोस्तों धार्मिक तौर पर बहुत ही अधिक महत्व है। भारत के अधिकांश धार्मिक नगर, मंदिर, व्यापारिक नगर इन्हीं तटों पर अवस्थित है, यानी कि जो धार्मिक नगर है, धार्मिक मंदिर है, धार्मिक नगर है, व्यापारिक नगर है, तो वो क्या इसी धार्मिक नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में देखा एक इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम की दृष्टि से, निबंधात्मक सवाल दोस्तों। तो मेरी पूरी कोशिश रही आपको समझाने की दोस्तों। समझ में अगर नहीं आया, थोड़ा बहुत आया है, तो दोस्तों इस वीडियो को रिवीजन कर लीजिए, एक बार पुनः देख लीजिए। वीडियो रिकॉर्ड पड़ा आपके लिए दोस्तों, तो आप अंत तक जुड़े रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, क्योंकि हमारे यहाँ पर केवल और केवल 1 वीक सीरीज का दोस्तों महत्वपूर्ण और न्यू एडिशन 1 वीक सीरीज का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है आप सभी के सामने। तो दोस्तों आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में, अपने जिगरी साथी के साथ में इस चैनल को शेयर कर लेवे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर लेवे ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो दोस्तों अब मिलते हूँ अगली क्लास में आपके दोस्तों, आपका अपना साथी अगली क्लास का आयोजन करेगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, तब तक बाय, धन्यवाद।